सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। कल के वीडियो में हमने कुबेर नाथ राय की निबंध कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी भाषागत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कुबेर नाथ राय ने अपने निबंधों में विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में विविधता पाई जाती है। उन्होंने अपने निबंधों में संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली, सरल व्यावहारिक भाषा, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने निबंधों में काव्यात्मक और अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी किया है। उनके निबंधों में शैलीगत वैविध्य भी पाया जाता है। उन्होंने विभिन्न शैलियों में निबंधों की रचना की है, जैसे विवेचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली। कुबेर नाथ राय जो हैं, हिंदी के ललित निबंधकारों में उनका अद्वितीय स्थान है। उनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं, जिनमें मौलिक चिंतन, पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद का पुट भी विद्यमान है। व्यंग्य विनोद का पुट भी विद्यमान है। आपके निबंधों में मौलिक भावबोध और विशिष्ट शैली प्रदान की है आपने। इनकी गद्य शैली अपनी स्वतंत्र पहचान रखती है। इनमें प्राकृतिक सौंदर्य के अनेक लुभावने दृश्य हैं, जिनमें रचनाकार के व्यक्तित्व की सौंदर्य सुगंध है। इनके निबंधों का गद्य स्वरूप मनोरम और आकर्षक है। चिंतन की गहनता और मननशीलता का अद्भुत संयोग इनके निबंधों में दिखाई देता है। इन्होंने प्रमुख निबंधों की रचना की है, जैसे प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांचूरी, प्रण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु तथा त्रेता का वृत्तसाम। फिर हम इनके निबंधों की भाषागत विशेषता को पढ़ेंगे। उनके निबंधों में भाषागत वैविध्य पाया जाता है। आपने अपने निबंधों में विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया है और आपकी जो भाषा है उसके विविध रूप आपके निबंधों में मिलते हैं। जैसे आपके निबंधों की जो शब्दावली है वो संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली है। आपके निबंधों में प्रौढ़ता और गंभीरता का स्थान प्रदर्शन होता है। भाषा का ये रूप अनेक उनके गहन अध्ययन का परिचायक है। आपकी तत्सम भाषा जो है उसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। तथ्य तो यह है कि राम ऋतु चक्र से प्रतिबद्ध थे और ये प्रतिबद्धता जैसा आदेश देती गई वैसा वे स्वनिरपेक्ष ढंग से घोर अनासक्ति के साथ करते गए। हमारे लाभ हानि वाली सांसारिक युक्तियुक्तता के अनुसार वे कार्य न्याय हो या अन्याय पर उनका पाप राम को स्पष्ट नहीं कर पाता। इस उदाहरण को पढ़ने से ये साबित होता है कि उन्होंने अपने निबंधों में संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया था। उनके निबंधों की जो भाषा थी वो संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली अधिक रही है। फिर हम अगली उनकी भाषा की विशेषता पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने निबंधों में सरल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। कुबेर नाथ राय की भाषा का एक रूप सरल रूप था। इसमें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। हिंदी की तत्सम, तद्भव और देशज शब्दावली के साथ इनका प्रयोग भाषा को विशिष्ट प्रभा देता है। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने निबंधों में सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, जिसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। हास्य व्यंग्य के प्रसंग में इनकी भाषा जो है वो द्विगुणित हो जाती है। वैसे ऐसे प्रयोग कम ही मिलते हैं। फिर हम एक उनकी मिश्रित भाषा का उदाहरण यहाँ देख रहे हैं। इसमें देखते हैं, यद्यपि दोनों चित्र मानवीय हैं, दोनों सहज हैं, पर एक मात्र यथार्थ और दूसरा है अति मापरक यथार्थ। जीवन में दोनों वास्तविक हैं। ये और बात है कि एक
की मिसालें ज़्यादा मिलती हैं और दूसरे की कम। इसका मतलब है उनकी जो भाषा जो थी उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था। फिर उनकी जो भाषा की विशेषता है, उनकी भाषा में मुहावरे और कहावतों का भी प्रयोग उन्होंने अपने निबंधों में किया है। इनके जो निबंध थे उनमें मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भाषा में लाक्षणिकता का समावेश करता है। ये वाक्य संरचना के अविभाज्य अंग बनकर आए हैं, इसलिए इनसे भाषा में रोचकता और प्रांजलता आ गई है। यानी इन्होंने अपने निबंधों में मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया है। मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करने से भाषा में रोचकता और प्रांजलता आ गई है। इसमें भाषा की प्रभावता में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। आगे हम इस बात को कि उसने किस तरह से मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, इस उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हमारे भारतीय व्यवसायियों और भारतीय राजनीतिज्ञों को ईश्वर की इस महान भूल पर बड़ा क्षोभ है। बेचारे हाथ मल मल कर रह जाते हैं। वह ईश्वर इतना नालायक निकला, यानी हाथ मल मल कर रह जाना यह मुहावरे का प्रयोग है। फिर इनके निबंधों की भाषा जो थी वो अलंकारिक भाषा भी थी, यानी कि इनके निबंधों में इन्होंने काव्यात्मक भाषा का प्रयोग भी किया था। इनकी जो भाषा थी वो काव्यत्व से और अलंकारों से युक्त थी और भावात्मक निबंधों में इस प्रकार की भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। बीच बीच में इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया और भाषा को कलात्मक और चमत्कारपूर्ण बना दिया। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है, यानी इन्होंने अपने निबंधों में अलंकारिक भाषा और काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करके इन्होंने अपनी भाषा को कलात्मक और चमत्कारपूर्ण बना दिया, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसके स्वर में देव माता गायत्री जैसी पवित्रता थी। कविता रूप सी के अधर किसलिए जैसा माधुर्य था और बरसती चांदनी में झिलमिलाते गंगा प्रवाह जैसी गति मानता थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा जो थी वो तत्सम शब्दावली से युक्त थी, किंतु लोक जीवन से संबंध निबंधों में देशज शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने बहुत किया था। उनकी भाषा में चित्रोपमता, लाक्षणिकता, अलंकारिकता एवं सहजता के गुण विद्यमान होते हैं। इस तरह हमने उनकी भाषागत वैविध्य को पढ़ लिया है। भाषागत वैविध्य में हमने पढ़ा कि उन्होंने अपने निबंधों में संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया, सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया। सरल और व्यवहारिक भाषा में उसने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने निबंधों में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी किया। उन्होंने अपने निबंधों की भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग भी किया। अब हम पढ़ेंगे उनका शैलीगत वैविध्य कि उन्होंने अपने निबंधों को विभिन्न शैलियों में लिखा है। हम सबसे पहले उनकी विवेचनात्मक शैली पढ़ रहे हैं। इस शैली के अंतर्गत लेखक के गंभीर चिंतन का प्रवाह दिखाई देता है। विचारात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए यह अत्यधिक सफल शैली के रूप में मानी जाती है। इसमें विचारों की कसावट देखते ही बनती है। तर्कपूर्ण विवेचन और दार्शनिक चिंतन का ये पग पग पर दर्शन होता है। विवेचनात्मक शैली का ये उदाहरण दर्शव्य है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है उनकी विवेचनात्मक शैली का। जैसे राम का जीवन एक ट्रेजेडी है। किसी भी बड़ी महिमा की अवतारणा के लिए, किसी भी महासत्य की स्थापना के लिए ट्रेजेडी की आवश्यकता होती है। ये महासत्य सिद्धि के पूर्व बलि मांगते हैं। उनका अवतरण विश्व के लिए मंगलमय होता है, पर जिसके माथे पर उतरते हैं उसको तो भोगना ही पड़ता है। फिर हमने इनकी विवेचनात्मक शैली पढ़ ली है। अब हम इनकी अगली शैली व्यंग्यात्मक शैली को भी पढ़ेंगे। इन्होंने अपने निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का सटीक प्रयोग किया है। सामाजिक विसंगतियों को और कुंठाओं को उजागर करने के लिए व्यंग्य शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। इस शैली के द्वारा इनकी भाषा अधिक प्रखर और धारदार बन गई है। इन्होंने अपनी भाषा को अधिक प्रखर और धारदार बना लिया है। इसका उदाहरण भी यहाँ हम पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि मस्जिद
खुदा से की गई प्रार्थना का प्रतीक है और मंदिर गहरती ध्वनियों से व्यक्त उस सर्वव्यापी आशीर्वाद का। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे सामने कायर पद लोलुप राजनीतिज्ञों के चेहरे घूम जाते हैं। मैं सोचता हूँ आखिर क्यों प्रार्थना और आशीर्वाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब हम उनकी अगली शैली भावात्मक शैली के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने निबंधों में भावात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। भावुकता का संपूर्ण रस, हृदय की समस्त सहृदयता और कोमल भावों की निर्झरणी इस शैली का अविभाज्य अंग बनकर रह गई है। इसमें काव्य जैसा आनंद सुलभ होता है। रोचकता और लालित्य इनके प्राण हैं। इसमें कल्पना की रेशमी रंगीनी है, भाषा की सुकुमारता का माधुर्य है। भावात्मक शैली का ये उदाहरण यहाँ दिया गया है, इसको हम पढ़ रहे हैं। पर असहनीय दुख की अंतर्धारा सारी कोमलता को भेद कर प्रतापशाली शत्रु की चिंता के रूप में की जाती है और फिर शोक और कातरता का अनुष्टुप छंद लौट आता है। वह दुख प्रेमिका के लिए रीतिबद्ध नागर का दुख नहीं है। फिर हम इनकी 3 शैलियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली। अब हम इनकी अगली शैली वर्णनात्मक शैली के बारे में पढ़ेंगे। कुबेरनाथ जी ने अपने निबंधों में को वर्णनात्मक शैली में भी लिखा है, जहाँ वह किसी दृश्य, नगर, उपवन, तीर्थ, पर्व, त्यौहार आदि का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस शैली का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। फिर बसंत आता है, सारा वन कुसुमित हो उठता है, काम के तीरों से तरुलता क्या सारी सृष्टि पीड़ित और उल्लसित है। यह पीड़ा राम भी भोगते हैं, पर उनके भीतर का देवता उनका सहज पुनीत मन अनासक्ति के अमृत से उस यातना को सींचकर ठंडा कर रहा है। यानी यहाँ उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब उनके निबंधों पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है। उनकी शैली स्वयं उनका परिचय करा देती है। उसकी विशिष्ट रूप में उनका व्यक्तित्व बोलता सा प्रतीत होता है। इसमें उनके व्यक्तित्व का सौंधापन और आंचलिक संस्कारों का आस्वाद मिला रहता है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कुबेरनाथ राय ने अपने निबंधों में अनेक शैलियों का प्रयोग किया। इनके द्वारा निबंधकार के भावों और विचारों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। शैली में व्यक्तित्व की छाप उसे स्मरणीय बना देती है। निसंदेह अपनी शैलीगत विशिष्टता के कारण ये ललित निबंध चिर स्मरणीय रहेंगे। कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार के रूप में पाठकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। इस प्रकार हमने आज कुबेरनाथ राय की भाषा शैली की विशेषताएं पढ़ी हैं कि उनकी भाषा शैली में किस तरह से उन्होंने भाषागत वैविध्य और शैलीगत वैविध्य का प्रयोग किया है।